सर। आज हम लोग एज पे बात करेंगे या एजिंग पे बात करेंगे। ओके सर। कोई बताएगा आप में से एजिंग क्या होती है? एज के बारे में कोई बताएगा? जी बताइए सर, एज जो बर्थ से लेके और डेथ तक होती है वो एज होती है। एज होती है। तो इसका मतलब है कि एक दिन एक बच्चा पैदा होता है। जी। बच्चा कैसे पैदा होता है? जब एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? जब एक स्पर्म और ओवा मिलता है। जी। स्पर्म और ओवा मिल करके एक स्टेम सेल बना। क्या बना? स्टेम सेल। स्टेम सेल इतना छोटा होता है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जी। स्टेम सेल में इतनी ताकत होती है कि वो एक जाइगोट होता है और जाइगोट बन करके वो पूरी बॉडी या बच्चे को 9 महीने में डेवलप कर देता है। अर्थात उस एक स्टेम सेल से आपकी आंख, नाक, हड्डी, मस्तिष्क, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन सब बन जाता है। जी। और इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म जब होता है बच्चे का तो फिर धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में कितना समय लगता है? 18 साल। तो लगभग हम लोग 16 से 18 साल के जीवन में अपनी एडल्टहुड अटेन कर लेते हैं। एडल्टहुड का मतलब ये है कि जितनी लंबाई बढ़नी है, जितना दिमाग बढ़ना है, जितना बॉडी में जो भी इम्प्रूवमेंट्स होने हैं वो आ जाते हैं। तो 18 साल के बाद हम लोग अपने आप को पीक मैच्योरिटी के लेवल पे मानते हैं और ये मानते हैं कि अब हमारे शरीर में जो भी अच्छा होना था हो गया। उस दिन से हमारे शरीर में कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्या होनी शुरू हो जाती हैं? कमियां आना शुरू हो जाती हैं। आपकी उम्र कितनी है? 24 साल की है। तो आप अभी यंग हैं कि ओल्ड हैं? यंग हैं। नहीं, मैं कहता हूं आप ओल्ड हैं। बताइए क्यों? क्योंकि 18 के बाद हमारे अंदर एग्जैक्टली 18 पे आप पीक मैच्योर हो गई। अब अगर 24 की हैं तो 6 साल आप ओल्ड हो गई। ये मतलब है। ठीक है। अब आपका जो ग्राफ है वो पीक मैच्योरिटी पे आ गया। किसी का 24 साल में 4 बाल सफ़ेद हो जाएगा, किसी का दांत हिलने लगेगा, किसी के चेहरे पे झुर्री आ जाएंगी, किसी को जोड़ में दर्द होने लगेगा, किसी को सर्वाइकल होने लगेगी, किसी का हाथ हिलने लगेगा, किसी को मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, किसी को किडनी में स्टोन हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। जनरली बच्चों में बीमारियां नहीं होती हैं। जी। आजकल जैसे पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, खान पान की स्थिति में बदलाव हो रहा है, आदमी के अंदर ओबेसिटी या मोटापा बहुत हो रहा है, उस सब चीज़ों के कारण लाइफस्टाइल चेंज हो गई। आदमी घर से निकलना नहीं चाहता, पार्क में खेलना नहीं चाहता, घर में बैठा है, वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट कर रहा है। तो उसके कारण बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियां जो आगे की उम्र में होती थी, 50 की उम्र में होती थी, अब वो 30 की उम्र में आने लगी। तो ये मैंने आपको बात बताई। इसको कहते हैं होमियोस्टेनोसिस। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ होमियोस्टेनोसिस। अब हमको इसके बाद एजिंग में 2 चीज़ें देखनी है कि एजिंग क्या होती है। एजिंग का मतलब है कि एक तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग होगी और एक मॉर्फोलॉजिकल एजिंग होगी। क्रोनोलॉजिकल एजिंग और मॉर्फोलॉजिकल एजिंग का मतलब ये है कि अगर कोई 60 साल का आदमी है जिसकी उम्र पासपोर्ट पे 60 साल है, आधार कार्ड पे 60 साल लिखी है, तो वो उसकी पक्की उम्र होगी, जो डॉक्यूमेंटेड उम्र है, उसको कहा जाएगा क्रोनोलॉजिकल एजिंग। क्या कहा जाएगा? क्रोनोलॉजिकल एजिंग। उसके विपरीत ऐसा हो सकता है कि 60 साल का आदमी 70 जैसा दिखता हो या 60 साल का आदमी 40 जैसा दिखता हो, तो आप एकदम से क्या कहते हैं? भाई आपकी उम्र तो 60 लगती नहीं जी। या आप तो 60 के हैं पर लगते तो 80 के हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल एजिंग होगी। उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, उसकी चाल ढाल के हिसाब से, उसके दिनचर्या और उसने कैसे अपना जीवन जिया है उसके हिसाब से ही हैज एज्ड फास्टर और स्लोअर। समझे कि नहीं? कि बहुत सारे आप देखते होंगे महिला पुरुष ऐसे होते हैं जो एकदम 60-70 साल के भी हो गए, पतले दुबले स्लिम ट्रिम होते हैं और उनके ऊपर वजन नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30-35 साल में बहुत वजन हो जाता है, 90 किलो कर लेते। पैदा थोड़ी ना 90 किलो के हुए होंगे। इसका मतलब उन्होंने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, फास्ट फूड खाया, वर्जिश, व्यायाम, कसरत नहीं करी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। जितना एक आदमी खाता, 3 आदमी खाते हैं उतना अकेले ही खाने लगे। ये सब चीज़ें करने से धीरे धीरे उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी हो गई। तो ऐसे लोग दे एज फास्टर। क्या होते हैं? उनकी एज फास्ट होती है, फास्ट ग्रो कर जाती है ना। कागज पे तो 40 ही के दिखेंगे पर अंदर सारी ऑर्गन्स खराब होकर के 40 की उम्र में 60 जैसी हो जाएंगी, है ना। होमियोस्टेनोसिस। तो ये हमको समझना है कि जब भी हम जीरियाट्रिक हॉस्पिटल में आते हैं या वृद्धों के साथ काम करते हैं तो उनकी एज के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी चाल ढाल के बारे में
कितनी उम्र है, कहाँ से रिटायर्ड हैं, शैक्षिक स्तर उनका कितना है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से आए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए, किसान हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको पेंशन मिलती है कि पेंशन नहीं मिलती है, बच्चे कैसा सपोर्ट करते हैं, क्या किसी सरकारी नीति के अंडर कवर्ड है। अभी हमको पता होगा कि हमारे देश में जो भी सिटीजन 70 साल के ऊपर का है उसको भारत सरकार द्वारा एक कार्ड दिया गया है जिसको क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड जिसके पास नहीं भी है उसका हम सब लोग 1 मिनट में बना सकते हैं एक पोर्टल के थ्रू। तो जो भी आदमी भारत का नागरिक है, 70 साल से ऊपर है और जिसके पास आधार कार्ड है, वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी देश भर के अस्पताल में प्राप्त कर सकता है। अब इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एम्पावरमेंट आ गया। क्या आ गया? एम्पावरमेंट का मतलब है भले ही मैं गरीब हूं, मेरी जेब में 2 रुपया नहीं है, परंतु मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाऊंगा और मेरी चिकित्सा होगी, और चिकित्सा ये लोग मना नहीं कर सकते। तो इसको एम्पावरमेंट कहते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या है कि हमारे देश में अब इसका चिकित्सा का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ने भी लगा है। लोग बीमार पड़ेंगे तो उनको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। जिनके पास पैसा है उनको तो मिल ही रही है, जिनके पास नहीं है उनको भी मिलने लगेगी। तो इससे मोर्टेलिटी कम होगी। क्या कम होगी? मोर्टेलिटी कम होगी। जब मोर्टेलिटी कम होगी तो डिसेबिलिटी कम होगी। क्या कम होगी? डिसेबिलिटी। जब डिसेबिलिटी कम होगी तो लोग डिसेबल्ड नहीं होंगे। अगर लोग डिसेबल्ड नहीं होंगे तो क्या होगा कि डिसेबिलिटी ना होने के कारण वो किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। जब बोझ नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स, अगर मान लीजिए एक परिवार में एक आदमी कमाने वाला है, क्या समझे आप? एक आदमी कमाने वाला है और 2 बच्चे और एक बीवी है, 3 आदमी खाने वाले हैं। अगर उनके परिवार में 2 बुजुर्ग हों और दोनों डिसेबल्ड हो जाएं तो जो एक कमाने वाला है वो 3 लोगों का कर रहा है, उसको कितने लोगों का करना पड़ेगा? 5 लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्स बच्चों की पढ़ाई पे जाना था वो कहाँ जा रहा है? डिसेबिलिटी पे भी जा रहा है। तो उससे हो सकता है बच्चों का पोषण अच्छा ना हो, शिक्षा अच्छी ना हो। तो ये ना हो, इसके लिए सरकार ने योजना निकाली है कि हम बीमारी को इनिशियल स्टेज पे रोक दें। अगर हम किसी बीमारी को इनिशियल स्टेज पे रोक देते हैं तो डिसेबिलिटी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके घुटने में आज दर्द है और आज आपको मैंने डायग्नोज कर दिया कि आपको पहले चरण में ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया को ठीक कर देंगे तो आर्थराइटिस ही नहीं होगी। जब आर्थराइटिस ही नहीं होगी, घुटना खराब ही नहीं होगा, तो डिसेबिलिटी नहीं होगी। जब डिसेबिलिटी नहीं होगी तो आप चल पाओगे। ये कहने का मतलब है कि अगर किसी को हार्ट अटैक एकदम से एक दिन में नहीं पड़ता। हार्ट अटैक कब पड़ता है? जब धीरे धीरे हार्ट को ब्लड ले जाने वाली धमनी बंद होती है। बंद होने में 5 साल लगते हैं। 5 साल में आदमी क्या बताएगा कि भाई धीरे धीरे मैं चलता हूँ तो मेरी सांस फूलती है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, बाल्टी लेके जाता हूँ तो दम फूलता है, पार्क में चलता हूँ तो एक चक्कर लगाने के बाद मुझको रुकना पड़ता है, कभी कभी लंबी सफर करता हूँ तो पैरों में सूजन आ जाती है, ज्यादा बात करता हूँ तो दम फूलता है। तो ये सारी बातें आदमी ग्रेजुअली बताता है। तो ये एक तरीके का एक वार्निंग शॉट होता है कि भाई जो भी उसके परिवार के लोग हैं, चिकित्सक हैं, वो इस बात को समझें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये आपको हमेशा समझना है कि जब पेशेंट की आप हिस्ट्री ले रहे हैं, जब उससे बात कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको ये मूल्यांकन करना जरूरी है कि भैया ये हमारे पास काहे आया है, ये क्या चाहता है, हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो मेडिकल आदमी नहीं है, उसके दिमाग में उतना ज्ञान नहीं है। तो हमें 10 मिनट के 5 मिनट के इंटरेक्शन में समझना है कि वो क्यों हमारे पास आया है, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार बुजुर्ग आदमी आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रेलिवेंट नहीं देते। हो सकता है कि उसको दिल का दौरा पड़ रहा हो, वो आपसे कहेगा भैया पेशाब बहुत होती है। हो सकता है कि उनको ब्रेन में लकवा आ रहा हो और वो आपसे कहें कि भैया हाथ में झुंझुनी हो रही है, तो आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। आप सोचेंगे अच्छा भाई यूटीआई है, लाओ पेशाब की दवा दे के इनको नक्की करें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? इसको वीक लिंक थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक लिंक थ्योरी। चेन पहनते हैं हम लोग, चेन। अगर गले में हमने चेन पहनी है और चेन को खींचे तो जहां से खींच रहे वहां से खुलेगी कि नहीं खुलेगी? नहीं खुलेगा। फिर कहां से खुलेगा? खींचने से नहीं खुलेगा, खोलने से खुलेगा। नहीं, जहां से भी हमने अगर चेन पहनी हम खींचेंगे तो जहां से खींच रहे हैं वहां से कभी नहीं खुलेगा। यहां तक बात सही है, पर खोलने से नहीं खुलेगा। जो सबसे कमजोर कड़ी होगी वो टूट जाएगी। तो सोनार के यहाँ से जो तुम चेन लाए हो उसमें कोई ना कोई कड़ी कमजोर है जो सोनार ने तुम्हें नहीं बताया। तो जैसे ही तुम खींचोगे तो वीकेस्ट लिंक विल ओपन। क्या होगा? वीकेस्ट लिंक विल ओपन। तो बुजुर्ग आदमी के इतने बड़े शरीर में कौन सा वीक लिंक है तुम्हें नहीं पता है। कितनी वाइटल ऑर्गन्स हैं इनके अंदर? हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी और ब्रेन। इनमें से ये लिंक, अगर 60 साल का आदमी है तो 60 साल पुराने,
सब में कमियां आ रही हैं। Yes, sir. किसी का गुर्दा ज़्यादा खराब है, किसी ने सिगरेट पी तो सिगरेट उसका पीता लंग ज़्यादा लंग खराब है, खराब किसी ने शराब पी तो उसका लिवर ज़्यादा खराब है, Yes, sir. किसी ने तनाव बहुत किया, तो उसका बड़ी जीवन में मेहनत करी, ठीक से सोया नहीं, जगा नहीं, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, झगड़ा था, लड़ाई थी, डेथ हुई फैमिली में, गरीबी में रहा, तो उसका ब्रेन में प्रॉब्लम है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोसिस हो सकती है, किसी ने बहुत फिजिकल एक्टिविटी करी तो उसके जोड़ों में प्रॉब्लम है, कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसको मस्कुलर एट्रोफी है। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो हम पूरे जीवन में अपने शरीर पे जैसा उससे काम लेते हैं उस तरीके का शरीर हमारा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आज आपका पहला दिन है यहाँ पे जीरियाट्रिक हॉस्पिटल में, तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धों का अस्पताल क्यों ज़रूरी है, वृद्धों का अस्पताल नॉर्मल अस्पताल से क्यों अलग होता है, और वृद्धों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वृद्धों को हमको अप्रोच कैसे करना है, कैसे जेंटली उनसे बात करनी है, कैसे उनकी बात उनको समय देना है कि आप 10 मिनट 15 मिनट आ गए, आपने ऐसे हाथ रखा, बाबू जी कैसे हैं, माता जी कैसी हैं, मेरा ये नाम है, आज मैं आपके पास हूँ, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आपके मन में क्या है कि आप कहीं बाहर जाना चाहेंगे, कहीं मंदिर दर्शन करने जाना चाहेंगे, किसी रिश्तेदार से मिलना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो आपके मन में आप ना कर पाए हो, मैं आपके लिए कर सकता हूं, तो आप मुझे बताइए। तो इस तरीके से आपको एक इंटरेक्शन डेवलप करना पड़ेगा अपने वृद्ध व्यक्ति से, महिला या पुरुष से, तो आपके वो फिर अपने मन की बात धीरे धीरे बताएंगे। फिर आप उनका ट्रीटमेंट अच्छा कर पाओगे। जब आपको ये सब पता लगेगा कि भाई ऐसी बातें हैं, तो फिर आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनका अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।